हेलो फ्रेंड्स, ये साइंस का प्रैक्टिस सेट 22 है और आज भी हम इजी टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। आज मैंने कुछ क्वेश्चन हार्ड भी डाले हैं ताकि क्वेश्चन का लेवल बढ़ सके, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई करने की कोशिश करूंगा ताकि हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सके। और हाँ, इस वीडियो में जितने भी ऑप्शन हैं उन सभी के बारे में अच्छे से समझेंगे ताकि एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किन के कारण होता है? ऑप्शन है स्पोरोजोआ, अमीबा, प्रियॉन, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्पोरोजोआ। सबसे पहली बात ये समझ लेते हैं जो मलेरिया होते हैं वो किसके कारण होते हैं। तो आप सभी में से बहुतों को पता होगा क्योंकि मलेरिया जो होते हैं वो प्लाज्मोडियम के कारण होते हैं, ठीक है। और ये जो प्लाज्मोडियम है ये एक स्पोरोजोन एनिमल है, ठीक है। ये स्पोरोजोन एनिमल है, दैट इज वाई, मतलब इसीलिए जो है कि मलेरिया किन के कारण होता है, प्लाज्मोडियम ना देके मॉडरेट लेवल कर दिया गया ऑप्शन कि स्पोरोजोआ के कारण होता है, ठीक है। तो मलेरिया किन के कारण होता है? स्पोरोजोआ के कारण होता है। और जो अमीबा होते हैं इनके कारण पेचिस बीमारी होती है, ठीक है। इंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण अमीबियो पेचिस नाम की बीमारी होती है। प्रियन के कारण जो होते हैं ना, प्रियन बीमारी भी होती है जो कि मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाती है। किसको पहुंचाती है? नुकसान तो मस्तिष्क को ये नुकसान पहुंचाती है प्रियन, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, युग्लिना की बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। ऑप्शन दे रखा है सिलिका परत, सेल्यूलोज परत, पेलिकल परत, कोई नहीं है एक से अधिक। तो आपको बताना है कि जो यूग्लिनॉइड की बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें वो किसके कारण होती है? सिलिका परत के कारण, सेल्यूलोज परत के कारण, पेलिकल परत के कारण, या कोई नहीं होगा या एक से अधिक हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पेलिकल परत के कारण। देखिए सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो युग्लिना है ये एक शैवाल है। युग्लिना क्या है? एक शैवाल है। और शैवाल जैसा कि आपको पता है कि शैवाल के जो सेल होते हैं उसमें सेल वॉल पाए जाते हैं, ठीक है। मैंने बताया भी था, प्लांट तथा प्लांट हो गए और कुछ जीवाणु हो गए और कुछ शैवाल हो गए, इन सभी में जो है कि सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी प्रेजेंट होते हैं। जब कुछ जंतु कोशिका जो होते हैं यानी एनिमल सेल, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जो सेल वॉल होते हैं इसमें, ठीक है, इसमें सेल वॉल के जगह क्या उपस्थित होती है? प्रोटीन युक्त पेलिकल पाई जाती है, ठीक है। पेलिकल परत पाई जाती है प्रोटीन युक्त, यही जो यहाँ पे अंडरलाइन है, यही प्रोटीन। सेल वॉल के जगह दूसरा चीज क्या पाया जाता है? पेलिकल की परत। और जब पेलिकल की परत पाई जाती है ना तो इसका गुण यही है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप का होता है, फ्लेक्सिबल टाइप का होता है। इसी वजह से जो होती है युग्लिना की बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, क्योंकि वहां सेल वॉल के जगह प्रोटीन युक्त पेलिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जाइलम टिश्यू में कौन सा जीवित होता है? ऑप्शन है पैरेन्काइमा, ट्रैकीट, जाइलम फाइबर, कोई नहीं एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जाइलम पैरेन्काइमा। जैसा कि आपको पता होगा कि जाइलम और फ्लोएम जो है कि दोनों संवहन उत्तक हैं, ठीक है, यानी परिवहन का काम करते हैं पौधे में। जाइलम पानी को जड़ से लेकर पत्तियों तक पहुंचाता है और जो फ्लोएम होते हैं पत्ती में जो भी भोजन बनते हैं वो पूरे प्लांट में पहुंचाने का काम करता है। तो जाइलम के बारे में जब डिटेल से पढ़ेंगे तो जाइलम जो उत्तक जो होते हैं उसमें 4 तरह के कंपोनेंट बोलिए या 4 तरह के कोशिकाएं पाई जाती है। जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकीट, जाइलम फाइबर, ठीक है, एंड वेसल्स। तो उनमें से ज्यादातर, चूंकि आपको पता होगा कि प्लांट में ज्यादातर जो होते हैं वो डेड ही होते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ चीजें जो होती है कि जीवित होती है। तो जाइलम पैरेन्काइमा जो होती है ना ये जीवित होती है। क्यों ये सब क्यों डेड होती है? क्योंकि ये सभी जो होते हैं ना वाटर का फ्लो करने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो इस तरह के काम जो करते हैं जाइलम, वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, इसीलिए डेड होते हैं। तो लेकिन ये जाइलम पैरेन्काइमा जो होते हैं ये भोजन, जो भी वसा या भोजन जो होते हैं, भोजन संग्रह होते हैं। इसको आप लिख सकते हैं कि ये भोजन संग्रह होते हैं। जो भी भोजन वगैरह बनते हैं प्लांट में उनका संग्रह करते हैं कहाँ? तो जाइलम पैरेन्काइमा करते हैं, ठीक है। तो ये बात आप नोट कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार वस्तु का त्वरण सीधे आनुपातिक होता है। ऑप्शन है वस्तु पर लगने वाले बल, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। क्यों एक से अधिक होगा? क्योंकि ये भी राइट आंसर है आपका और ये भी राइट आंसर है। अब आप लोग सोचेंगे तीसरा वाला किस प्रकार राइट आंसर हो गया? तो जैसा कि आपको पता होगा न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमें फॉर्मूला प्राप्त होता है, यानी F बराबर m इंटू ए, ठीक है। तो m इंटू ए का मतलब m और a के बीच जो है कि मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, ठीक है। तो अगर a को आप इधर लेके आते हैं तो इस प्रकार आपका हो जाता है F बाई ए बराबर m। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जो बल है
वो द्रव्यमान के अनुपातिक हो गया, और जो द्रव्यमान है, ठीक है, वस्तु का जो त्वरण है, सॉरी हाँ यहाँ पे देख सकते हैं जो त्वरण है, यहाँ त्वरण है, त्वरण जो है वो सीधे अनुपातिक होता है, ठीक है, सीधे किसके अनुपातिक होता है, तो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपातिक, ठीक तो लिखा हुआ है, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। तो इस प्रकार ये दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ध्रुवीकरण, व्यतिकरण, विवर्तन, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। क्यों ध्रुवीकरण हमने बताया, क्योंकि सबसे पहली बात यह समझिए जो ध्रुवीकरण क्या है, ध्रुवीकरण बोलिए या ध्रुवन बोलिए, इसको इंग्लिश में पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जो पोलराइजेशन होती है ये अनुप्रस्थ तरंग, जो आपके अनुप्रस्थ तरंग होती है, दो प्रकार की तरंग होती है, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य। जो अनुप्रस्थ तरंग होती है इसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो पोलराइजेशन है जो है एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग का गुण है, ठीक है। और अनुप्रस्थ तरंग हमेशा सीधा ही गमन करता है। और इसका अगर और एक हम लोग क्लासिफिकेशन अगर करें ध्रुवीकरण के, अगर मीन को जानने की कोशिश करें, मतलब को जानने की कोशिश करें, तो पोलराइजेशन का मतलब यानी ध्रुव का अर्थ होता है निश्चित, यानी ये निश्चित दिशा में। तो ध्रुवीकरण को जो है ना हम चाहें तो एक निश्चित दिशा में मोड़ सकते हैं, ध्रुवीकरण को किसी भी निश्चित दिशा में मोड़ सकते हैं, बट जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है उसको हम निश्चित दिशा में नहीं मोड़ सकते हैं, किसी भी दिशा में नहीं मोड़ सकते हैं। और ये ध्रुवीकरण सीधा गमन करती है, ठीक है, ये सीधा गमन करती है। और जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है वो फैल जाती है, ठीक है, वो अन्य दिशा में भी गमन करने लगती है। एग्जाम्पल ही आप ले लो, जो लाइट है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो उसमें ध्रुवीकरण होगा, वो सीधा गमन करती है। और जो ध्वनि है वो अनुदैर्ध्य तरंग है, तो वो एक सीधी दिशा में गमन नहीं बल्कि वो सारे दिशा में फैल जाती है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है ध्रुवीकरण समझने के लिए कि अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि ये गुण भी है उसमें और इसका मतलब भी वही निकल के आता है, ठीक है। और जो ध्रुवन होती है ना उनके दोलन की दिशा से संबंधित होती है, यानी ओरिएंटेशन इसका वही सीधा होता है। इस प्रकार जो वेव चलता है सीधा, इसी प्रकार बहुत दूर तक जाती है। जो ये अनुप्रस्थ तरंग होती है ना इसकी कैपेसिटी ये होती है कि सीधा चलने की वजह से ये काफी दूर तक जाती है, ठीक है। और व्यतिकरण और विवर्तन की अगर हम लोग बात करें तो व्यतिकरण और विवर्तन क्या है, विवर्तन पहले बता दूं मैं कि विवर्तन जो है कि जब तरंगे किसी बाधा से टकराती है ना तो उसे व्यतिकरण कहते हैं, सॉरी विवर्तन कहते हैं। और व्यतिकरण वही क्या है कि जब दो तरंग एक दूसरे पर मिलती है। देखिए जो व्यतिकरण क्या है मैं बता दूं, जब दो तरंग एक दूसरे से मिलती है, जैसे ये देखिए ये इस प्रकार है, हाँ ये इस प्रकार है, तो ये दो तरंग एक दूसरे से मिल रही है ना, तो जब दो तरंग एक दूसरे से मिल रही है तो इसे क्या कहते हैं, व्यतिकरण। और विवर्तन में क्या होती है, जब कोई बाधा से टकराती है, जैसे एक लाइट जा रही है, ठीक है, अब कोई लाइट जा रही है, ये हमने लाइट डाला, ये एक बाधा से टकराया, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, ये एक लाइट इस प्रकार हो गई बाधा से टकराने के बाद, फिर इस प्रकार बाधा से टकराने के बाद हो गई, ठीक है। इस प्रकार जो होती है सब क्रिस क्रॉस हो जाते हैं। तो लाइट जब बात की, इसमें क्या होते हैं विवर्तन में, जब तरंग किसी बाधा से टकराती है तो वही है आपका विवर्तन। तो इस प्रकार हो जाते हैं व्यतिकरण विवर्तन में, बस यही। हाँ छोड़िए मैं सीधा एग्जांपल बताता हूं, क्योंकि मैं एग्जांपल समझाने में ज्यादा बिलीव रखता हूं, क्योंकि एग्जांपल से स्टूडेंट ज्यादा जल्दी समझते हैं। विवर्तन का एग्जांपल आपका हो गया कि इंद्रधनुष में रंगों का फैलाव, पानी के लहर में स्थिर वस्तुओं के चारों ओर मुड़ जाना। जैसे कोई स्थिर वस्तु है, ठीक है, पानी है, पानी में कोई स्थिर है वस्तु है, ठीक है, उस पे पानी की लहर अगर इससे टकराती है तो देखिए इस प्रकार बहने लगती है, इस प्रकार गोल हो जाती है, बहने लगती है, ठीक है। और यही अगर आपको एग्जांपल दें इसके व्यतिकरण की, तो व्यतिकरण पानी पर फैले किरोसिन में अगर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो रंगीन दिखने लगता है, ठीक है, वो रंगीन चमकने लगता है। तो ये आप इसका एग्जाम्पल हो गया। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि व्यतिकरण क्या है और विवर्तन क्या है। विवर्तन वही है कि जब किसी तरंग बाधा से टकराई और इस प्रकार मुड़ गई, इस प्रकार मुड़ गई, इस प्रकार मुड़ गई, इस प्रकार मुड़ गई। और जो विवर्तन था उसमें क्या था, दो तरंग है इस प्रकार, और जो दोनों तरंग आपस में टकरा रही है इस प्रकार। लेकिन ध्रुवीकरण में ऐसा नहीं होता है, इस प्रकार होते हैं, उसके बाद ऐसे 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 होते हैं, ठीक है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्लेट के क्षेत्रफल, प्लेट के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच माध्यम की परावैद्युतता कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये यहाँ व्युत्क्रमानुपाती है, इसको आप ठीक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्लेटों की बीच की दूरी। तो जो संधारित होती है तो इसका ये वाला क्वेश्चन के अनुसार ये फॉर्मूला आएगा। आप संधारित का फॉर्मूला आप जानते अगर होंगे तो ये के कांस्टेंट है, जो ई है, ए है और इस प्रकार डी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर हम दो प्लेट बनाते हैं, संधारित में दो प्लेट होती है ना, दो प्लेट है और ये आपका ये प्लेट ए है और ये भी प्लेट ए है, ठीक है, और इन दोनों
के बीच की दूरी जो है आपका d है। तो इस प्रकार आपका जो है कि c समानुपाती a हो जाएगा, c समानुपाती एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, c व्युत्क्रमानुपाती 1/d हो जाएगा, जो हमने अभी फॉर्मूला बताया। तो इस प्रकार देखें कि जो संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती किसकी हो रही है, तो ये d के व्युत्क्रमानुपाती हो रही है, यानी दोनों के बीच की दूरी की, दो संधारित्र बनाए हमने और दोनों की बीच की दूरी स्मॉल d है और दोनों संधारित्र की वैल्यू यहाँ a है। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो इस अनुसार इसका राइट आंसर बता दिया मैंने कि प्लेट के बीच की दूरी हो जाएगी। चलते हैं, और एक बात, जो धारिता होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब पर वोल्ट होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द्वि अम्ल क्षार है, डायएसिडिक बेस है, NaAlO2 FeOH2 CuCO3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका FeOH2। ये जो है कि द्वि अम्ल क्षार है, ध्यान दीजिएगा, द्वि अम्ल क्षार कह रहा है। ठीक है, ना तो ये क्षार है ना तो ये अम्ल है, द्वि अम्ल क्षार है। ठीक है, और ये एक तरह का लवण ही होता है, और ये जो है आपका कैल्शियम कॉपर कार्बोनेट, ये भी लवण है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है स्पेक्ट्रोमीटर से, प्रिज्म से, स्फेरोमीटर से, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्पेक्ट्रोमीटर। ये वन लाइनर प्रश्न था, काफी मीडियम लेवल का प्रश्न था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किनका उपयोग सिरप बनाने में किया जाता है। ऑप्शन है क्राइसोफाइट प्रोटिस्टा, डायनोफ्लैजिलेट प्रोटिस्टा, यूग्लिनोइड प्रोटिस्टा, कोई नहीं है एक से अधिक। ये सभी ऑप्शन हिंदी में भी सेम ही लिखे रहेंगे, बस यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, वहां पे हिंदी में सेम चीज ही रहेंगे, क्राइसोफाइट प्रोटिस्टा, डायनोफ्लैजिलेट प्रोटिस्टा, यूग्लिनोइड प्रोटिस्टा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्राइसोफाइट प्रोटिस्टा। जो सिरप है उसको बनाने के लिए इस तरह के प्रोटिस्टा का यूज किया जाता है। ये तीनों जो है तीनों ही प्रोटिस्टा ही है, ये तो पता ही होगा आपको, क्योंकि यहाँ देख के ही नाम से पता चल रहा होगा। अब जो क्राइसोफाइट प्रोटिस्टा है, क्या है देखिए, इसका उपयोग जो है क्राइसोफाइट प्रोटिस्टा का पॉलिश करने में, तेल बनाने में, सिरप बनाने में, निस्यंदन के उपयोग में, इन सब चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। इनमें डाई एटम और सुनहरी शैवाल आती है, ये क्लास का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, क्राइसोफाइट प्रोटिस्टा सभी प्रोटिस्टा का ही क्लास है, क्लासिफाइड किया गया है और सभी प्रोटिस्टा के ही क्लास है। तो जो इस तरह क्राइसोफाइट प्रोटिस्टा में कौन कौन से आ जाएंगे, डायटम, ठीक है, और सुनहरे शैवाल आ जाएंगे। ठीक है, सुनहरे शैवाल आ जाएंगे इसमें। और डायटम की भित्ति किसकी बनी होती है, ये बात भी ध्यान दीजिएगा, जो डायटम होती है उसकी भित्ति सिलिका की बनी होती है, ये बात ध्यान दीजिएगा, डायटम की भित्ति सिलिका की बनी होती है। तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। इसी तरह की एमसीक्यूज अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करना, और जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।